मैं डॉक्टर विपिन मिश्रा एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं और इसमें सबसे बेहतरीन टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे जिसको स्ट्रोक कहते हैं या लकवा की बीमारी कहते हैं। इससे क्या क्या डिफॉर्मिटियाँ आती हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रोक होता क्या है। इट इज़ अ रैपिडली डेवलप्ड क्लिनिकल साइन the focal disturbance of cerebral function to presumed vascular origin, ये स्ट्रोक कहलाता है। इसके सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोक के केसेस में बीपी, शुगर, थायराइड, कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोई ब्लॉकेज, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, इसके साथ साथ वॉल्वुलर डिसीज या कोई एल्कोहलिक पर्सन जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको स्ट्रोक की संभावना सबसे ज़्यादा आती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें पैथोलॉजी क्या होती है इसकी। तो सबसे बेसिक चीज़ पर हम ध्यान देते हैं कि इस ब्रेन में जो सेरेब्रल आर्टरी होती हैं उनके 3 भाग होते हैं, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यदि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में कोई ब्लॉकेज बनता है तो क्या क्या डिफॉर्मिटियाँ आती हैं, ये हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो यदि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आता है तो सबसे पहले मोटर और सेंसरी फंक्शन का लॉस होता है। इसके साथ साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन हो जाता है और लगातार इस प्रकार की बीमारी में लेग्स वगैरह हो गए, जो पेरिफेरी को जो सपोर्ट होता है लेग्स में, तो लेग्स में पैरालिसिस आता है, सेंसेशन जाता है। ये तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण सबसे पहले होमोनुगमस, हेमिएनोपिया, हेमिएनेस्थेसिया, डिस्फेजिया, इस टाइप के क्लिनिकल साइन मिलते हैं। अब बचता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में सबसे पहले देखने पर हमें ये पता चलता है कि इसमें अपर लिम्ब और आर्म फेस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये रही आर्टीरियल सप्लाई और उनकी आर्टरी में ब्लॉकेज। अब हम चर्चा करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन की और इसके मेडिकल और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की। तो इसके मेडिकल ट्रीटमेंट है इसका स्ट्रोक का। तो बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट में बीपी का मेडिसिन दिया जाता है, क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और रोसुमेट गोल्ड। ब्लड को पतली करने के लिए कुछ एक दवाइयाँ दी जाती हैं जो न्यूरो मेडिसिन के जो एमडी न्यूरो होते हैं, डीएम न्यूरो होते हैं, वो देते हैं। अब आते हैं स्पेशल फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि सबसे पहले सेंसरी और मोटर लॉस होता है। तो सेंसरी और मोटर लॉस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो पोजीशनिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पेशेंट में यदि हेमीपैरालिसिस, हेमीप्लेजिया हो गया है तो पोजीशनिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले पोजीशनिंग पर ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नॉर्मल फिजियोथेरेपी बहुत नॉर्मल होती है, पोजीशनिंग करवा देते हैं। ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन है तो उसका प्रक्रिया बना देते हैं, आरओएम एक्सरसाइज करा देते हैं। और इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो नॉर्मल जॉइंट का मूवमेंट करा देते हैं। यदि हेमीपैरालिसिस डेवलप हो गया है तो मसल में वीकनेस यदि आई हुई है तो इसके लिए हम रजिस्टर्ड एक्सरसाइज, डिलोम्स मेथड वगैरह कराते हैं। बेसिकली स्ट्रोक के केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टेक्निक। तो टेक्निक में बोबात टेक्निक, वोस्टा टेक्निक और रूट्स अप्रोच टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल सिंपल फिजियोथेरेपी है। एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, पोजीशनिंग करवाएं और ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन है, पेशेंट को पैरालिसिस नहीं हुआ है तो हेमीपैरालिसिस बस डेवलप हुआ है तो सभी जॉइंटों के मूवमेंट्स कराएं। इस तरह इसकी फिजियोथेरेपी की जाती है। वो कुछ छोटे शब्दों में एक छोटा सा टॉपिक स्ट्रोक पर हमने चर्चा की, इस पर ध्यान दें। लगातार ठंड का समय चल रहा है, लगातार सभी का बीपी एकदम रेज हो रहा है तो अपना बीपी का मेडिसिन टाइम पे खाएं। कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, प्राणायाम और फिजियोथेरेपी की सहायता से अपने आप को इस गंभीर बीमारी से बचाएं। अगले वीडियो में हम एक बार फिर से मिलते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।